नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिनेश शर्मा आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। याद होगा बेटा आप लोगों को, हम लोग जो पढ़ रहे हैं साइकेट्रिक और साइकेट्रिक नर्सिंग रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत लास्ट क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने बेटा पढ़ा था पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी और पर्सनालिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और पर्सनालिटी रिलेटेड डिसऑर्डर के अंतर्गत मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि पर्सनालिटी क्या होती है। इसके अलावा पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग क्लस्टर्स में क्लासीफाई किया हुआ है। और ये जो क्लस्टर्स आप बता रहे हैं, जिसके अंतर्गत लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसके अलावा ध्यान से सुने कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि हर पर्सनैलिटी जो डिसऑर्डर हैं उनके कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि लास्ट क्लास में कि पैरानॉइड मोस्ट कॉमन है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक एक क्लस्टर को लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा था अलग अलग क्लस्टर हैं। क्लस्टर के अंतर्गत सबसे पहला जो क्लस्टर हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा था बेटा? क्लस्टर ए। कौन सा था? क्लस्टर ए। देखो क्लस्टर ए जो था उसमें कौन कौन सी पर्सनालिटी, तो सबसे पहली जो पर्सनालिटी आपने लिखी थी वो पर्सनालिटी कौन सी थी बेटा? पैरानॉइड। कौन सी थी? पैरानॉइड पर्सनालिटी। अब ध्यान से सुनना कि एक एक पर्सनालिटी और उससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई पैरानॉइड, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपने यहां पर बताना है, पैरानॉइड और पैरानॉइड पर्सनालिटी वो पर्सनालिटी होती है जहां पर पेशेंट हर एक गलती के लिए दूसरों को ब्लेम करता है। ध्यान से सुनना, हर एक गलती अगर खुद से है तो भी वो दूसरों को ब्लेम करेगा, अगर दूसरे से है तो भी वो उसी को ब्लेम करेगा। मतलब एक तो वो अपनी गलती कभी भी नहीं मानता है और हमेशा दूसरों पर शक करता है। तो ध्यान से सुनना कि पैरानॉइड मैंने आपको बताया था कि मोस्ट कॉमन है किसके अंदर बेटा? मेल के अंदर। भाई मेल जो क्लाइंट होते हैं उस मेल क्लाइंट में मोस्ट कॉमनली जो देखी जाने वाली है पैरानॉइड पर्सनालिटी होती है। ये जो पैरानॉइड पर्सनालिटी आप बता रहे हैं इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट तो आपने बताना है कि भाई जब भी कोई व्यक्ति या कोई मरीज दूसरों पर जरूरत से ज्यादा शक कर रहा है, और वो शक भी कैसा है? इरेशनल, बिना कारण का शक है, अनवांटेड, बिना किसी रीजन के शक है, ऐसी ही पर्सनालिटी क्या कहलाती है? पैरानॉइड कहलाती है। तो आपने यहां पे बताना है पैरानॉइड पर्सनालिटी, और पैरानॉइड पर्सनालिटी मेल में देखी जा रही है। ये पर्सनालिटी जो आप बता रहे हैं इसमें किस प्रकार के लक्षण हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपने बताना है कि क्लाइंट इज हाईली सस्पिशियस। एक तो आप यहां बताओ क्लाइंट इज हाईली सस्पिशियस टू अदर्स, कि ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ध्यान से सुनना कि जिस भी मरीज के अंदर ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर देखने को मिलेगा वो मरीज बहुत ही ज्यादा शक करेगा। किनके ऊपर? दूसरे व्यक्तियों के ऊपर शक करेगा। और उस शक के अंदर आप अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना कि यहां पर कह रहे हैं कि हाईली सस्पिशियस है, किसके ऊपर? दूसरों के ऊपर, जिसके अंतर्गत आपने यहां पर बताना है इसी को अलग नाम से, जैसे कई जगह लिखा हुआ मिलेगा मिस ट्रस्ट ऑन दी अदर, कि दूसरों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। तो इसी को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं मिस ट्रस्ट टू अदर।
दूसरों पर बिल्कुल भी फेथ नहीं है, दूसरों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है, और इसके अलावा वो शक भी कर रहा है। यहां पर आपने बताना है कि क्लाइंट बिलीफ, उदाहरण के रूप में आप यहां बहुत से पॉइंट कह सकते हैं कि क्लाइंट बिलीफ हिज क्लोज रिलेटिव और वाइफ वांट टू किल हिम। मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसका कोई रिश्तेदार, उसकी वाइफ जो सबसे ज्यादा क्लोज है, उस पर ही उसका शक ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर केयरिंग एज ए नर्स, अगर आप उस पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर भी शक कर सकता है कि यार ये नर्स मेरी ज्यादा देखभाल क्यों कर रही है, इसको कहीं मुझसे कोई मतलब तो नहीं है। मतलब वो हर चीज में शक ढूंढने का प्रयास कर सकता है। तो आपने यहां पर बताना है कि भाई क्लाइंट बिलीफ हिज क्लोज रिलेटिव या वाइफ वांट टू किल हिम। अब इन्हीं चीजों को अलग अलग तरीके से आप मेंशन कर सकते हो कि यहां पर कह रहे हैं कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ उसको जहर दे करके मारना चाह रही है। दैट इज आल्सो यू कैन से द पैरानॉइड पर्सनैलिटी। तो कहने का बेसिक मतलब है कि ये वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जहां पर व्यक्ति दूसरों पर शक करता है। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है, इसी के अंतर्गत अगर और लक्षणों की बात करें तो आप यहां पे कह सकते हैं सेल्फ इंपॉर्टेंसी देन अदर्स, दूसरों की तुलना में अपने आप को ज्यादा महत्वपूर्ण समझना, यह भी इस व्यक्ति के अंदर देखे जाने वाला एक विशेष प्रकार का लक्षण है। तो देखो आप यहां बताएं कि इस व्यक्ति के अंदर जो लक्षण देखे जा रहे हैं ये सारे कुछ स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक प्रकार के लक्षण हैं जो आप कह सकते हैं। इसके साथ साथ आपने यहां पर बताना है कि ये जो मरीज आप कह रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव भी हो सकता है। तो आपने यहां पर बताना है वेरी सेंसिटिव, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो देखो हम यहां बात कर रहे हैं कि क्लाइंट जो एक तो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहा है, क्लाइंट दूसरों पर विश्वास बिल्कुल नहीं कर रहा है, दूसरों पर शक कर रहा है, उसको लगता है कि उसकी वाइफ उसे मारना चाहती है, कोई उसका क्लोज फ्रेंड उसको धोखा दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल। इसके अलावा ये जो व्यक्ति है कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा संवेदी होता है या बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो यह आप बता सकते हैं। और ये सारे के सारे लक्षण पैरानॉइड पर्सनालिटी में और इस मरीज में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखो इसी के अंतर्गत आप यहां पर बताओ, जैसे कई बार क्या होता है कि आपका कोई क्लोज फ्रेंड है और वो क्लोज फ्रेंड भी अगर मिल रहा है तो भी मरीज को ऐसा लगेगा अरे यार ये मेरे से क्यों मिल रहा है। ऐसे ही यहां पर नर्स पेशेंट की केयर कर रही है तो नर्स के ऊपर भी शक हो सकता है। तो ये जो पर्सनैलिटी है बेसिकली शक प्रकार की है और ऐसी ही पर्सनैलिटी को हम पैरानॉइड पर्सनैलिटी कहते हैं। ऐसे मरीजों का अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो साइकोथेरेपी जनरली हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर पेशेंट बहुत ही ज्यादा शक प्रवृत्ति का है और तो साथ में आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं बेंजोडाइजेपाम या एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस। तो आपने बताना है कि भाई ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अगर मैनेजमेंट की स्पेसिफाइड बात की जाए तो यहां पर एक तो आपने बताना है एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस यहां पर उपयोग ली जा सकती है। भाई एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस यूज कर सकते हैं। यहां पर आप लोग यूज कर सकते हो पेशेंट के लिए साइकोथेरेपी जनरली उपयोग ली जा सकती है। तो ये आप बता सकते हैं। तो पहला पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपने बताया और पहले पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंतर्गत ये बेसिकली सिम्टम्स है जिनके बारे में आप कह सकते हैं। नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपने बताना है कौन सा था बेटा, सिजोइड
पर्सनैलिटी। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, शिजॉइड पर्सनैलिटी और शिजॉइड पर्सनैलिटी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपने यहां पर बताना है कि शिजॉइड पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी है जहां पर आपको देखने को मिलेगा कुछ स्पेसिफाइड प्रकार के फीचर्स हैं जो आपने बताना है सोशली डिअटैच्ड, सीधा सा मतलब है सोशली विड्रॉल, लोगों में मिक्सअप नहीं होता है। तो आप कह सकते हो सोशली डिअटैच कह सकते हैं, या आप कह सकते हो सोशली विड्रॉल, या आप कह सकते हैं सोशल आइसोलेशन। भाई सबका मतलब एक है, लेकिन फिर भी अलग अलग प्रकार की टर्म है जो यहां पर एग्जामिनर यूज कर सकता है। तो एक तो आप बताओ कि ये इसका एक बेसिक फीचर है, शिजॉइड पर्सनैलिटी और शिजॉइड पर्सनैलिटी सोशली अकेला रहना बेसिकली पसंद करता है। एक तो आप ये बताएं। इसके अलावा आपने यहीं पर बताना है कि भाई इन्वॉल्व इन सॉलिटरी एक्टिविटीज। अब ये चीज क्या है, देखो ध्यान से सुनना, इन्वॉल्व इन सॉलिटरी एक्टिविटीज। अब ये सॉलिटरी एक्टिविटीज क्या है, सॉलिटरी एक्टिविटीज का बेसिक मतलब भी वही अकेलापन, लेकिन ये अकेलापन कैसे, फॉर समटाइम्स या कभी कभी आप देखेगा कि एक व्यक्ति ऐसा है जो दारू पी रहा है ऐसा समझ लें, लेकिन अकेले बैठ के पी रहा है बिना साथी के, उसको किसी की जरूरत नहीं है। ऐसी एक्टिविटीज सॉलिटरी एक्टिविटीज कहलाती है। तो आपने यहां पे वही सीधा सा मतलब है कि सोशली आइसोलेट है। सॉलिटरी एक्टिविटीज उदाहरण के रूप में आप यहां पे लिख सकते हो कि ए क्लाइंट ड्रिंकिंग एलोन, कि एक व्यक्ति ड्रिंक कर रहा है, जबकि आपको पता है कि ड्रिंकिंग जो लोग करते हैं जनरली अकेले नहीं करते हैं, और ये जनरली पेशेंट कैसे कर रहा है, एलोन, अकेले ड्रिंकिंग कर रहा है। और ये एक्टिविटीज क्या कहलाती है, सॉलिटरी एक्टिविटीज कहलाती है। तो देखो यहां आपने बताना है कि शिजॉइड पर्सनैलिटी है, और ये शिजॉइड वो पर्सनैलिटी है कि जहां पर पेशेंट जो है आपको इस तरीके के देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भी और लक्षण हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली लक्षण 2 पॉइंट है जो आप बताओ। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है कि भाई क्लाइंट, और क्लाइंट में आपने बताना है इमोशनली कोल्ड। इमोशनली कोल्ड का मतलब क्या होता है, इमोशनली कोल्ड का मतलब है कि यहां पर इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, जिसको आप कई जगह लिखा हुआ देखना अलूफ। अलूफ का मतलब है बेफिक्र। भाई आप यहां पे ध्यान दें, अलूफ बोल सकते हो, या सीधा सीधा आप ये भी कह सकते हो व्हेन ए क्लाइंट इज नॉट वरीड अबाउट द अदर्स, कि जब भी कोई व्यक्ति दूसरों के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, दूसरों से इमोशनली अटैच्ड नहीं है, ऐसी स्थिति अलूफ, या हमने क्या कहा इमोशनली कोल्ड। इमोशनली कोल्ड का मतलब सीधा सा है कि व्हेन क्लाइंट डू नॉट इमोशनली अटैच टू अदर्स, कि जब भी कोई व्यक्ति इमोशनली दूसरों के साथ अटैच नहीं होता है तो वो इमोशनली क्या कहला रहा है, कोल्ड कहला रहा है। और अलूफ का मतलब जिसको किसी की कोई फिक्र नहीं है। तो ये भी लक्षण, बेसिक तो लक्षण आप समझ में आ गया। अकेला रहना पसंद करता है, सामाजिक एक्टिविटीज में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता है, लोगों से दूर रहता है, समाज से दूर रहता है, जो भी काम करता है वो अकेले ही करता है, चाहे वो एंजॉयमेंट के काम हो, जैसे हमने कहा ड्रिंकिंग कर रहा है तो भी अकेले है। इसी को हमने इमोशनली कोल्ड कहा, जिसके ऊपर किसी के इमोशंस का कोई फर्क नहीं है। या कैसा है, अलूफ, मतलब बेफिक्र। ऐसी जो पर्सनैलिटी है वो क्या कहलाती है बेटा, शिजॉइड पर्सनैलिटी के नाम से आप बता सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी रिलेटेड आप क्या बता रहे हैं, डिसऑर्डर, और उन डिसऑर्डर के बेसिकली कुछ सिम्टम हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट
कौन सी थी बेटा? शिज़ोटिपिकल पर्सनैलिटी। ध्यान से सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है भाई, शिज़ोटिपिकल पर्सनैलिटी। सबसे पहले तो आप ये समझो कि शिज़ोटिपिकल का बेसिक मतलब क्या है। तो शिज़ोटिपिकल वो पर्सनैलिटी है जहां पर आप पेशेंट के अंदर देखेंगे उसको सुपरस्टिशियस पावर, सुपरस्टिशियस नेचर, इनमें बहुत ज्यादा विश्वास होता है। तो आपने यहां पर बताना है, और ये पर्सनैलिटी जनरली मिलती जुलती है सेम डिटो शिजोफ्रेनिक पेशेंट के समान। तो आपने यहां बताना है, शिजो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पर्सनैलिटी कुछ विचित्र प्रकार की पर्सनैलिटी है, जहां पर आपने बताना है कुछ स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक है, जिनके अंतर्गत सबसे पहले आप कह सकते हो मैजिकल थिंकिंग। मैजिकल थिंकिंग जो है वो पेशेंट में देखने को मिलती है। जादू टोने, सीधा सीधा आप यहां पे कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है जादू टोने के अंदर बहुत विश्वास करता है। तो ये आप बता सकते हो, या आपने यहां पर बताना है बिलीफ इन सुपर स्टिशियस पावर, कि भूत प्रेत आत्मा ऐसी चीजों के ऊपर इसका ध्यान ज्यादा होता है, और ये हमेशा जो विश्वास है जादू टोने के अंदर विश्वास कर रहा है। तो मैजिकल थिंकिंग्स होती हैं। इसके अलावा सुपरस्टिशियस जो पावर है वहां पर ये विश्वास करता है। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है कि भाई क्लाइंट, और क्लाइंट में आप देखिएगा ओड बिहेवियर। ओड बिहेवियर का मतलब है विचित्र प्रकार का, अजीब सा व्यवहार दिखाता है। अजीब सा व्यवहार का मतलब कि समटाइम्स वो कहता है आई एम द एलियन, वो आपको कहेगा मैं तो मंगल ग्रह से आया हूं। जैसे आपने फिल्म देखी है, उदाहरण के रूप में आप यहां पर फिल्म का याद कर लें, पीके फिल्म आई थी आमिर खान की, तो वहां पर आपने देखा था कुछ विचित्र प्रकार का सा लगता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि धरती का नागरिक है। तो ऐसा ही आपको ये व्यक्ति देखने को मिलेगा जब बातें करेगा, आप इससे बात करोगे, आप कहोगे कि मैं दुनिया में महामारी ला दूंगा, मैं धरती के ऊपर अकाल ला दूंगा, मैं धरती का पूरा पानी पी जाऊंगा, धरती के ऊपर ऐसा हो जाएगा, हमसे भगवान नाराज हो जाएगा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। जैसे अभी कोविड चल रहा है तो वो आपको ये भी कह सकते हैं कि अरे कोविड तो इसलिए है कि भगवान हमसे नाराज है। क्या इसका कोई प्रूफ है कि भगवान नाराज है और इसलिए कोविड आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि जो भी वो बातें करेगा वो विचित्र अजीब सी बातें करेगा जिनका रियलिस्टिक चीज से कोई लेना देना नहीं है। और ये जनरली जैसे मैंने उदाहरण बता ही दिया है कि पीके फिल्म में आपने देखा, वही सारे विचित्र प्रकार के व्यवहार यहां देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है भाई क्लाइंट, और क्लाइंट के अंदर आप यहां पे देखोगे और भी सिम्टम हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लैक ऑफ हाइजीन। आप यहां पे देखोगे एग्जिबिशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, कि लोगों के सामने कपड़े खोल के खड़ा हो जाएगा। अब जैसे ये प्रश्न है, ये आपके एम्स एमएससी एंट्रेंस में आ चुका है। उन्होंने सीधा सीधा पूछा एग्जिबिशन ऑफ द सेक्स ऑर्गन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कि ये जो लक्षण है सेक्स ऑर्गन, जब शिजोफ्रेनिया के बारे में पूछेगा तो वो शिजोफ्रेनिया का नाम है हैबीफ्रेनिक शिजोफ्रेनिया, लेकिन अगर वो पर्सनालिटी पूछेगा तो पर्सनालिटी का नाम है शिजोटिपिकल पर्सनालिटी। तो देखो ये कुछ एबनॉर्मलिटीज है जिनके बारे में आप बता सकते हैं। इसके साथ साथ आपने यहां पर बताना है कि पेशेंट और पेशेंट के अंदर जो कुछ और बेसिकली लक्षण आपको यहां देखने को मिल सकते हैं, उनके अंतर्गत आप फिर इन्हीं को और डिटेल्स के अंदर जाकर के बता सकते हो। जैसे ये जो है कई बार पेशेंट और सीविरिटी अगर आप देखते हैं ना,
तो यहां पर आप देखना कि पेशेंट आपको मिलेगा, फ्लाइट ऑफ आइडियाज देखने को मिल सकते हैं, जल्दी जल्दी विचारों को परिवर्तन करेगा। तो ये जो बेसिक सिम्टम है इनके ऊपर फोकस करें। अब हमने पर्सनैलिटी कौन सी बताई है, सॉरी, हमने जो यहां बात की है पैरानोइड पर्सनैलिटी, शिजोइड पर्सनैलिटी और शिजोटिपिकल पर्सनैलिटी। लेकिन फिर भी अगर एग्जामिनर आपको स्पेसिफाइड एक प्रश्न पूछे और वो यहां पर कहे कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट और बेसिक सिम्टम ऑफ क्लस्टर ए पर्सनैलिटी। अब वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे बताओ पैरानोइड, मुझे बताओ शिजोइड या मुझे बताओ शिजोटिपिकल। सीधा सीधा कह रहा है कि मुझे तो क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का एक अगर कोई लक्षण पूछे तो क्या बताओगे। तो आपने बताना है ऑड एंड इसेंट्रिक बिहेवियर। दोनों का मतलब एक ही है, ऑड बोल दो या इसेंट्रिक, बेसिक मतलब यहां यही है, विचित्र प्रकार का व्यवहार। ओवरऑल अगर एक शब्द में आता है, पैरानॉइड में हमने पढ़ा कि वो शक करता है, ये भी अजीब सा ही है यार, हर व्यक्ति पे शक होता है क्या, तो व्यवहार तो अजीब है। ऐसे ही हमने कहा कि सोशली एकदम अकेला रहता है, अकेला बैठा है, दारू पी रहा है, कोई है नहीं, ये भी व्यवहार तो कुछ विचित्र सा ही है। इसके अलावा शिजोटिपिकल तो विचित्र है ही, जो हमने बता दिया है। तो ओवरऑल अगर सभी के बारे में आता है तो एक शब्द बोलना है, और वो क्या बोलना है, ऑड एंड इसेंट्रिक बिहेवियर आर द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। कौन सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, क्लस्टर ए। ऐसे ही मैं आगे आपको बताऊंगा क्लस्टर बी में कौन सा है और क्लस्टर सी में कौन सा है। चलो खैर यहां तक बताएं, आगे आप बताइएगा नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप यहां पे ध्यान दें क्लस्टर बी। और क्लस्टर बी में सबसे पहले आपने यहां बताना है एंटी सोशल पर्सनैलिटी। एक तो देखो ये पर्सनैलिटी है जो इंपॉर्टेंट है इस क्लस्टर में। एंटी सोशल, नाम से ही समझ में आ रहा है, एंटी मतलब किसके विपरीत, समाज के विपरीत। अब यहां समाज के विपरीत तो आप सुन लीजिएगा, एंटी सोशल पर्सनैलिटी है जहां पर आपने बताना है कुछ लक्षण कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपने बताना है कि भाई क्लाइंट डू नॉट रेस्पेक्ट द रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि क्लाइंट डू नॉट रेस्पेक्ट द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी, कि जो भी समाज के नियम कानून हैं उनका व्यक्ति बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता है। इसके अलावा आप यहां पे सीधा सीधा ये भी कह सकते हो डू नॉट रिगार्ड दी अदर्स, कि दूसरों का सम्मान नहीं करता है। तो ये आप बताएं डू नॉट रिगार्ड दी अदर्स, दूसरों का बिल्कुल भी क्या नहीं कर रहा है, रिगार्ड नहीं कर रहा है। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है कि जो भी एक्टिविटीज कर रहा है आप कह सकते हो अनलॉफुल एक्टिविटी। लॉफुल मतलब कि भाई जो लॉ नियम कानून है उसके विरुद्ध एक्टिविटीज कर रहा है। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है अर्ली सेटिस्फैक्शन। अब जैसे ही अर्ली सेटिस्फैक्शन है इसका मतलब है कि वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, जिसको कि हम कहते हैं कि खुद की संतुष्टि चाहता है। फॉर एग्जाम्पल
आपने यहाँ पे बताना है कि पेशेंट और पेशेंट, मान लो कि एक बनाना है, एक केला है जिसमें दो लोग हैं खाने वाले, और वो छीन करके सबसे पहले खुद खा जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि दूसरे को बनाना केला मिल रहा है, खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मुझे मिलना चाहिए। तो ऐसी जो पर्सनालिटी है वो एंटी सोशल है। तो अर्ली सेटिस्फैक्शन, इसके अलावा आप देखिएगा सेल्फिश बिहेवियर आपने यहां पर बताना है कि भाई ये स्वार्थी है, सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, नियमों के विरुद्ध है, दूसरों का सम्मान नहीं करता है, सोसाइटी के नियम कानून का सम्मान नहीं करता है, और ऐसी जो पर्सनालिटी है वो क्या कहलाती है, एंटी सोशल पर्सनालिटीज कहलाती है। तो बेसिक सिम्टम्स है, कौन सी पर्सनालिटी है बेटा, एंटी सोशल। नेक्स्ट, हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी। देखो हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी जो कि क्लस्टर बी के अंदर आती है, और ये हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी वो पर्सनालिटी है जहां पर हम कहते हैं कि मोस्ट कॉमनली फीमेल में, बेसिकली इसका मतलब है हिस्ट्रॉनिक, और हिस्ट्रॉनिक का मतलब है रिलेटेड टू यूट्रस। जैसा आप पढ़ते हो ना हिस्ट्रेक्टोमी मतलब यूट्रस को रिमूव, तो हिस्ट्रॉनिक रिलेटेड टू यूट्रस, सीधा सा बेसिक मतलब है कि ये वो पर्सनालिटी है जो फीमेल क्लाइंट में देखी जाती है, और ये वो पर्सनालिटी है जहां पर आपको लक्षण देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। कैसे लक्षण हो सकते हैं बेटा, अटेंशन सीकिंग हो सकते हैं, लोगों से अटेंशन प्राप्त करना, ड्रामेटिक बिहेवियर। ड्रामेटिक का मतलब नाटकबाजी करना, जैसे आपने यहां पे बताना है कि भाई जैसे हिस्टेरिया पढ़ते हो आप कि यहां पर फॉल्स कन्वर्जन देखने को मिल सकते हैं। ड्रामेटिक का मतलब है कि नाटकबाजी करना, लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, और लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करना तो वो ड्रामेबाजी, जैसे कई बार रोना शुरू कर देगा, रोने की बात ही नहीं है। इसी प्रकार से आपने यहां पर बताना है कि अटेंशन प्राप्त करना चाहेगा। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है कि हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी, और हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी वो पर्सनालिटी है जहां पर क्लाइंट जो आप लोग देखते हैं इसका सेल्फ एस्टीम लो होता है। सेल्फ एस्टीम कैसा है, लो, आत्मसम्मान कम है, ये आप बता सकते हैं। तो देखो कुछ बेसिक सिम्टम है जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और ऐसी जो पर्सनालिटी है वो जनरली क्या कहला रही है, हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी कहला रही है। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है कि ये जो पर्सनालिटी है इस पर्सनालिटी के अंतर्गत स्पेसिफाइड और फीचर, जैसे आप लोग पढ़ते हैं एक वो डिजीज हम लोग पढ़ेंगे हिस्टेरिया, वो हिस्टेरिया इसी प्रकार के पर्सनालिटी वाले लोगों में देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे लक्षण हैं जो आप यहां बता सकते हैं। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है नेक्स्ट पर्सनालिटी कौन सी है, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी। देखो बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी और बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी मैंने आपको बताया था मोस्ट कॉमन है, कहां पर है बेटा, क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस मतलब हॉस्पिटल में जो कॉमनली देखने को मिलती है। जैसे ये आपका प्रश्न है पटना एम्स के अंदर आया हुआ है कि मोस्ट कॉमन पर्सनालिटी, अब ये मोस्ट कॉमन पर्सनालिटी में कैसे लक्षण आप देखते हैं, तो आपने यहां पे बताना है सुसाइडल टेंडेंसी आपको देखने को मिल सकती है। भाई ये जो व्यक्ति है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी, और आपने यहां पर बताना है अनस्टेबल रिलेशनशिप। अनस्टेबल रिलेशनशिप, अनस्टेबल का मतलब है
कि यहां पर आप देखिएगा किसी से लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं है, छोटी छोटी बातों पे ब्रेकअप, तू तेरे घर भैया मैं मेरे घर, अब आगे से तू मेरे से बात मत करना और मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, छोटी सी बात पे नाराज हो जाना, जिसको आप यहां पे कह सकते हैं। तो आपने यहां पर बताना है अनस्टेबल रिलेशनशिप हो सकती है, छोटी सी बात पे अगर नाराज हो जाएगा तो सुसाइडल एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है कि भाई लेबाइल अफेक्ट, लेबाइल का मतलब है कि इमोशंस आर चेंज वेरी रैपिड, इमोशन चेंज वेरी रैपिड, इस व्यक्ति के इमोशन बहुत जल्दी बदलते हैं और ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। एग्जामिनर ने कहा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबाइल अफेक्ट, और लेबाइल का मतलब है कि इमोशंस जो हैं वो जनरली इसके बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होते हैं, और ये आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है कि भाई क्लाइंट, और क्लाइंट जो है उसके अंदर जैसे हमने कहा कि भाई सुसाइडल टेंडेंसी, पॉइजनिंग के केसेस इसमें देखने को आपको मिल सकते हैं। इंपल्सिव बिहेवियर बोल सकते हो, इंपल्सिव मतलब कि पेशेंट थोड़ा आक्रामक हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो सकता है। तो यहां बताओ इंप्लोसिव बिहेवियर, इंप्लोसिव आक्रामक, एंग्री जिसको हम कह सकते हैं, एंग्री गुस्से वाला होता है, या आप बता सकते हैं। तो देखो ये सारे के सारे पॉइंट है, और स्पेसिफाइड जो पर्सनैलिटी है, कौन सी पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, तो आपने बताना है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी। इसके अलावा आगे आप बताओ नेक्स्ट नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी। नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी है, ध्यान से सुनना, जहां पर व्यक्ति दूसरों की थॉट को प्रभावित करने का प्रयास कर सकता है। ध्यान से सुने कि भाई क्लाइंट कैन इफेक्ट द थॉट ऑफ अदर्स, कि यहां पर जो मरीज कह रहे हो लेकिन ये दूसरों के विचारों को परिवर्तन कर सकता है। अगर ये दूसरों के विचारों को परिवर्तन ना कर सके, दूसरों की थॉट को कंट्रोल करना चाहता है, या आप इसको ये भी कह सकते हो कि वांट टू कंट्रोल थॉट ऑफ अदर्स, दूसरों की थॉट को कंट्रोल करना चाहता है। जब दूसरों के विचार कंट्रोल होंगे तभी तो उनको प्रभावित कर पाएगा। भाई फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि मुझे बाजार घूमने जाना है, और मान लो कि मुझे ये पर्सनैलिटी है, मैं कहूँ नहीं नहीं आज नहीं जाएंगे, आज नुकसान हो सकता है, आज ये हो सकता है, आज का दिन शुभ नहीं है, आज वो, मतलब इस प्रकार की मैं बातें करूं। आप क्या, हाँ यार सही कह रहा है भाई तो अब मैं नहीं जाऊंगा, मतलब मैंने आपकी थॉट को कंट्रोल में किया और मैंने वो करवा लिया जो मैं चाहता था। ऐसा ही ये व्यक्ति चाहता है कि जो ये सोचे वही दूसरा व्यक्ति करना चाहिए। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है अगर दूसरे व्यक्ति के विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो यहां पर वो करता है काला जादू, ब्लैक मैजिक। ध्यान से सुनना, मैजिकल थिंकिंग नहीं है, ये काला जादू करता है जिससे कि दूसरों के विचारों को क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। देखो ध्यान से सुनना, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी मैं डिटेल में आपको डेल्यूजन के प्रकार पढ़ाऊंगा। ग्रैंडियोसिटी का बेसिक मतलब है कि बिलीफ ही इज द सुपीरियर देन अदर,
यहां पर आपने बताना है कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, और डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मतलब होता है, इसको ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा बुद्धिमान मैं ही हूं। तो आपने यहां पे बताना है कि पेशेंट बिलीफ ही इज द सुपीरियर एंड पावरफुल देन अदर्स, कि वो दूसरों के कंपैरिजन में अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान, अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर। अब ताकतवर का मतलब शारीरिक नहीं, फाइनेंशियल भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, फिजिकी भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की ताकत में वो अपने आप को सबसे ज्यादा सर्वोपरि मानता है। और ऐसी ही पर्सनैलिटी जो है वो नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी है, या ये जो टर्म है इसको कहते हैं ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी मतलब कि जैसे घर में ग्रैंडफादर बड़े हैं तो ये मानता है दुनिया में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो ऐसा जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो ये कहलाता है। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंतर्गत मैं आपको यहां तक बता चुका हूं क्लस्टर ए और क्लस्टर बी। नेक्स्ट है बेटा क्लस्टर सी, और क्लस्टर सी के अंतर्गत सबसे पहले आपने बताना है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि व्हेन ए क्लाइंट इज अनेबल टू टेक द डिसीजन दैट इज नोन एज डिपेंडेंट पर्सनैलिटी। तो यहां पर आपने बताना है डिपेंडेंट, और डिपेंडेंट कह सकते हैं क्लाइंट इज अनएबल टू टेक सेल्फ डिसीजन या जजमेंट, कि अपने खुद के निर्णय नहीं ले पाता है। डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पर निर्भर रहता है, और जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर है इसका मतलब है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की उसमें क्या होती है, कमी होती है। लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, उसमें आत्मसम्मान की भी कमी होती है। इसके अलावा जो व्यक्ति डिपेंडेंट पर्सनैलिटी का होता है उस व्यक्ति में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी आदतें होती है, फॉर एग्जाम्पल एल्कोहलिज्म, फॉर एग्जाम्पल ड्रग एडिक्शन। तो यहां पर आपने बताना है कि पेशेंट और पेशेंट में आपको देखने को मिल सकता है ड्रग एडिक्शन भी, जिससे कि आपको, क्योंकि वो व्यक्ति दूसरों के सामने तो बोल नहीं पा रहा लेकिन डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं है। ऐसे व्यक्तियों की थॉट को कोई भी कभी भी परिवर्तन कर सकता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि खुद की डिसीजन मेकिंग तो है नहीं, मैंने कहा ऐसा कर ले, हाँ कर लेंगे जैसा आप कहोगे, लेकिन ये व्यक्ति कभी भी स्वयं के निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ये आपके एग्जाम में आ चुका है, इस नाम से आपके एग्जाम में आ चुका है। जो आरपीएससी नर्सिंग ट्यूटर का एग्जाम है वहां पर भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है नेक्स्ट अवॉइडेंट पर्सनैलिटी। देखो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी है, और अवॉइडेंट पर्सनैलिटी जहां पर आपने बताना है कि ये वो पर्सनैलिटी है जहां पर हम लोग कह रहे हैं अवॉइडेंट, जो कि दूसरों को अवॉइड करता है। तो सबसे पहले तो आपने बताना है ये पर्सनैलिटी कैसी है, मोस्ट कॉमन इन वर्ल्ड या सोसाइटी, समाज में मोस्ट कॉमनली ऐसी ही पर्सनैलिटी है जहां पर आप देखोगे अवॉइड टू अदर्स, दूसरों को अवॉइड करता है। क्लाइंट डू नॉट वांट टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, डू नॉट
वांट टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई ये व्यक्ति रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाता है, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। और जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहता है, तो यहां पर भी आपने बताना है लो सेल्फ एस्टीम। इसको लगता है कि मैं शायद ये काम नहीं कर पाऊंगा, इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। इसके अलावा इससे भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। फॉर एग्जाम्पल कैसे, ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल कैसे, तो आप यहां ध्यान से सुने कि मान लीजिए क्रिटिसिज्म का मतलब है आलोचना का डर। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी प्रकार की जिम्मेदारी दी गई और जिम्मेदारी के बाद आप वो काम पूरा नहीं कर पाए, तो सब लोग हंसेंगे, अरे ली थी ना जिम्मेदारी, अब हुई नहीं ना, तो मजाक का पात्र बनने का डर, उसको लगता है यार मेरी मजाक बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वो उस काम को करने की बजाय अवॉइड ही करना चाहता है, क्योंकि उसको डर है आलोचना का कि मेरी आलोचना होगी, और वो अपने आप को इस लेवल पर नहीं समझता कि मैं ये काम कर सकता हूं। तो ये सारे के सारे जो डिसऑर्डर्स हैं ये एबनॉर्मलिटीज हैं, इंपॉर्टेंट एबनॉर्मलिटीज हैं, सारे के सारी पर्सनैलिटी। इसके अलावा आपका एक मोस्ट जो ज्यादातर आपका देखा हुआ है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव, इसमें सबसे पहले कॉमन सा पॉइंट है, आपने यहां बताना वरीड अबाउट द एवरी वर्क, वरीड अबाउट एवरी टास्क। हर काम के प्रति इस व्यक्ति को चिंता बहुत ज्यादा होती है, ध्यान दीजिएगा। एवरी टास्क, फॉर एग्जाम्पल आपने घर में देखा होगा कि आपकी मदर की जिम्मेदारी खाना बनाना, घर को साफ रखना है, तो वो उस काम में बहुत तनावग्रस्त महसूस करती है, उस काम को बार बार चेक करना। तो आपने यहां पर बताना है नेक्स्ट डाउटफुल फॉर एवरी वर्क। हर काम के प्रति संदेह। फॉर एग्जाम्पल बिजली का स्विच कहीं ऑन तो नहीं रह गया, फॉर एग्जाम्पल कहीं पंखा ऑन तो नहीं रह गया, घर के अंदर कहीं गैस का बर्नर ऑन तो नहीं रह गया। ये सारे के सारे मैं ओसीडी में पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। यहां पर स्पेसिफाइड फीचर है कि ये व्यक्ति हमेशा डाउटफुल बिहेव दिखाता है, वरिड चिंतित रहता है। इसके अलावा आपने यहां पे बताना है हाईली परफेक्शन, कि इस व्यक्ति के काम में परफेक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। एकदम जो काम चाहिए वो बिल्कुल सही चाहिए, अगर गलत है, सही चीजें जमा करके नहीं रखी हुई है, व्यवस्थित नहीं रखी हुई है, तो तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये ओसीडी वाला ही पर्सनैलिटी है। तो यहां तक आप ध्यान दे सकते हैं। तो मैंने आपको यहां पर अलग अलग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में बताया, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। ओवरऑल अगर हम इन सभी के अंतर्गत बात करते हैं मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट सबसे पहला है इंप्रूव कोपिंग मैकेनिज्म। कोपिंग मैकेनिज्म, कोपिंग मतलब कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन को इंप्रूव करो, क्योंकि हमने कहा था कि भाई व्यक्ति एडजस्ट हो ही नहीं पा रहा है तो तनाव बढ़ेगा। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है रिलीव फ्रॉम एंजाइटी रिलेटेड कंडीशंस को रिलीफ दिलाएं, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, कि पेशेंट को चोट लगने से बचाएं। इसके अलावा वही आपका साइकोथेरेपी है। जनरली जो थेरेपी यूज की जा रही है वो आपकी बिहेवियर थेरेपी हम लोग यूज करते हैं, पढ़ाऊंगा डिटेल के अंदर कि बिहेवियर थेरेपी क्या होती है। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस हैं जो यहां यूज की जा सकती है। तो देखो ध्यान से सुन लें, ये मैंने ओवरऑल आपको पर्सनैलिटी एब्नॉर्मलिटीज और डिसऑर्डर के बारे में बताया है।
आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में नए डिसऑर्डर के साथ। बने रहें। मैं दिनेश शर्मा आपसे अनुमति चाहूंगा। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।